कि आईजीआरएस मतलब होता क्या है? इतना संघर्ष पुलिस करती है जनता की समस्याओं को लेकर, इतना कोई नहीं कर पाएगा। कभी प्रेम किया है? के लिए पहले देश पहले होता है, जिम्मेदारी पहले होती है, कर्तव्य पहले होता है, उसके बाद सारी चीजें होती हैं। तो राधा रानी जी को अपना नहीं सकते, तो राधा रानी जी के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। दीवान जी सबके दीवाने हैं। समझते हैं कि हम जो है कि बहुत पावरफुल हो गए हैं, गैंगस्टर को देख के उनके मन में होता है उनके जैसा बनने की जी। जो आजकल भावना चल रही है। आप उसकी हत्या कर दे, आप ये करके बाहुबली बन जाते हैं, बहुत बड़े डॉन अपने आप को समझते हैं। तो मैं मानता हूं आपसे कमजोर कोई नहीं है। क्या आप पुलिस विभाग की नौकरी से संतुष्ट हैं? आपके विचारधारा से शादी करना चाहिए कि नहीं? शादी दिल अमीर और मुकद्दर गरीब था, और मिलकर बिछड़ना ही शायद नसीब था। इससे विचारों का विरोधाभास था, आपस में परस्पर विचारों का टकराव हुआ। जो आम आदमी की सोच होती है वैसे ही हमारे पिताजी की भी सोच थी। तो जब ये आपका रिजल्ट आया तो उसके बाद पिताजी से आपसे बात हुई? दिखाई नहीं दे रहा था, मन कर रहा था कि बताइए मैंने कौन सा पाप कर दिया पैदा होके कि सुसाइडिंग थॉट घूमने लग गए थे। मतलब नेगेटिव एनर्जी असर करने लग गई थी, जैसे दिमाग में नेगेटिव चीजें घूमने लग गई थी। एक टाइम बिना खाए मैं पढ़ने जाता था कि साइकिल, एक मामा की पुरानी साइकिल थी, उससे जाया करता था। 10 किलोमीटर दूर जाके मैं पढ़ता था, तैयारी करता था और संघर्ष करता। संघर्ष का चेहरा थोड़ा सा खराब होता है। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, जहां लोगों ने आपकी निंदा शुरू कर दी, आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मेरा सिलेक्शन 2011 में पुलिस में सिपाही पद पे हुआ। सबसे पहली हमारी पोस्टिंग हुई थी प्रतापगढ़। के अंदर अगर जिद है तो फलक को आदत है, कहता भी हूं मैं कई बार कि फलक को आदत है मुझ पे बिजलियां गिराने की। फलक को तो आदत है मुझ पर बिजलियां गिराने की, मगर मेरी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे हम सेवा में हैं और आपको अच्छे रिजल्ट ही हम देंगे। सबसे जल्दी रिस्पांस देना भी हमारी 112 नंबर, आपने अक्सर देखा होगा कि जिसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई वो नहीं है, आप एक एक कॉल कर दें, उस पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत वहां जाके मामले को देख लेते हैं, किसी बड़ी घटना को होने से रोक लेते हैं। बस थोड़ा सा हम भी इंसान हैं, हमें भी थोड़ा सा प्रेम चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस मुस्कुरा के हमसे मिल लीजिए, मुस्कुरा के हमसे बात करिए, हम पर नाराज ना होइए। गलतियां हमसे भी हो जाती है भैया, हम भी इंसान हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन एक नए व्यक्ति से मिलाने का प्रयास करता रहता हूं, और उन व्यक्तियों के पास मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि उनके अंदर जो भावना है, जो सांसारिक रूप से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कि घरों में विवाद हो रहा है, तो मैं उस विभाग को लेके आया हूं जो घरों के विभाग को जो है सल्टाने का काम करता है, सही करने का काम करता है, उनके झगड़ा और विवादों को कोशिश करता है कि ना हो। मेरे कहने का अर्थ थोड़ा घुमा फिरा के होता है। चलिए मैं साफ साफ यदि मैं कह दूं तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम अपने दीवान जी को, जो कि आदरणीय भैया है, हमारे भैया के नाम से ही मैं संबोधित करता हूं क्योंकि हम लोग कभी नाम नहीं लेते और हमसे बड़े हैं, तो इस वजह से सबसे पहले भैया को नमस्कार। नमस्कार शाश्वत जी। जी जी, तो भैया जी सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। मैं हेड कांस्टेबल हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में। इस समय वर्तमान समय में मैं मऊ जनपद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईजीआरएस शाखा में नियुक्त हूँ। जी जी, और ये आईजीआरएस संबंधी कार्य देखता हूँ। जी जी, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि आईजीआरएस शाखा में संबंधित हैं, तो आईजीआरएस से लेके पहला प्रश्न मेरा सर रहेगा आपसे कि आईजीआरएस मतलब होता क्या है? आईजीआरएस, ये सिस्टम आईजीआरएस बनाया गया है जन सुनवाई का, जो आम जनता है जी, जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती, पहुंच ऊपर तक नहीं हो पाती है, कमजोर आदमी है, जो जिसके पास की आप ऐसे ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं कि जैसे छोटा आदमी है, गांव का एक छोटा आदमी है, उसके पास कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके पास किराया ना हो, गांव से शहर आ सके, अगर 50 किलोमीटर दूर है तो आने में पैसा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल तो अर्थ युग चल रहा है, हर जगह पैसा लगता है। तो ये चीजें इसलिए बनाई गई सरकार की तरफ से, आईजीआरएस को इसलिए विकसित किया गया कि आम आदमी कहीं भी किसी कोने में बैठा हो, उसकी पहुंच कितनी भी दूर हो सरकार से, और अक्षम हो आर्थिक रूप से भले ही, या किसी भी तरह से उसके अंदर डिसेबिलिटी हो कि ना वो पूरा कर पाए अपनी चीज को, अपनी शिकायत को ना पहुंचा पाए, तो उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम है कि कहीं भी अपने आसपास कस्बे में, कहीं भी जहां साइबर कैफे हो, कुछ हो, वहां से वो अपनी डायरेक्ट जो है शिकायत
ऑनलाइन वो दर्ज करा सकता है, चाहे जी। प्रदेश लेवल पर हो, जी। चाहे नेशनल लेवल पर हो, केंद्र सर्व लेवल पर हो, चाहे जिले लेवल पर हो, चाहे जी। ब्लॉक स्तर पर हो, या जिस संबंधित शिकायत होगी, जिस स्तर की संबंधित, वो संबंधित अधिकारी के पास चली जाती है, जी निस्तारण हो हाँ जाता जी। है। एक बहुत ही पुराना प्रश्न है, हालांकि आपने उस प्रश्न को बहुत पहले भी सुना होगा कई लोगों के मुखारबिन से। जी। वो प्रश्न ये आता है कि पुलिस विभाग को काफी गलत नजरिए से देखा जाता है। आपके नजरिए में क्या है, क्योंकि आप उस पुलिस विभाग से रिलेट करते हैं, तो क्या जिस तरीके से पुलिस की नजर लोगों पे रहती है और जिस तरीके से लोगों की नजर पुलिस पे रहती है, क्या वो नजरिया सही है आज के विभाग से कि पुलिस विभाग ऐसा है वैसा है? इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, कैसा है विभाग? देखिए, इसमें तो ये कहा जा सकता है जी कि नजरिया सबका अपना अपना होता है। जी हम लोग नजरिए की चिंता नहीं करते, हम लोग तो काम इसलिए करते हैं कि हम ज्यादा अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट जनता को दे सकें, उनके लिए ज्यादा अच्छा से अच्छा कर सकें, जितना हम सहयोग कर सकते हैं कोशिश करते हैं कि करें। और रही बात उस नजरिए की और सोच की लोगों की, तो भाई पुलिसिंग में पहले की पुलिसिंग से और आज की पुलिसिंग से बहुत अंतर है। पहले की जो पुलिसिंग की स्थिति थी वो थोड़ा सा पब्लिक के लिए, जैसे आपने अंग्रेजों के समय से ही देखा होगा, जो पुलिसिंग होती आ रही है, पब्लिक पे सबसे ज्यादा अत्याचार होते थे, जनता पे सबसे ज्यादा अत्याचार होते, दबाया जाता था, कुचला जाता था। लेकिन ये इसलिए होता था क्योंकि हमारे ऊपर जो शासन करने वाले लोग होते थे वो अंग्रेज होते थे। लेकिन आज के समय की स्थिति जो इसके बिल्कुल विपरीत है। आज के समय जो हमारे ही लोग हैं, सबसे पहले एक पुलिस कर्मी का जन्म कहाँ होता है, एक इसी समाज से, किसी साधारण घर से ही कोई पुलिस में भर्ती होता है या पुलिस में नियुक्त होता है, कोई अधिकारी बनता है, आईपीएस बनता है, पीसीएस बनता है, जो भी बने, या पीपीएस अधिकारी बने, जिस लेवल पर भी हो, तो एक साधारण समाज से ही पैदा होता है। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, किसी समाज से अगर आदमी आता है तो समाज से में हर प्रकार के आदमी होते हैं, उनके अंदर कई तरह की कमियां पाई जाती हैं, कुछ अच्छे भी चीजें होती हैं, कुछ बुरी भी चीजें होती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे पुलिस विभाग का काम तो बहुत अच्छा होता है। इनका पुलिस विभाग का काम तो ऐसा है कि शायद कोई और विभाग उसके स्तर का हो भी नहीं सकता और कोई दूसरा विभाग कर भी नहीं पाएगा। जितना संघर्ष पुलिस करती है जनता की समस्याओं को लेकर, इतना कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी विभाग। और रही बात इसकी, तो इस विभाग में आने वाले जो लोग हैं वो इस समाज से आते हैं, तो समाज में हर तरह के लोग हैं, उनके अंदर अच्छाई बुराई सब है। तो कुछ बुरे लोगों की वजह से, बुरी भावनाओं की वजह से, उन लोगों के बुरे कामों की वजह से पूरे विभाग के ऊपर एक दाग लगता है या लांछन लगता है, हानि होती है, ये कुछ लोगों की वजह से। जैसा कि भैया ने बताया कि देखिए, बुराई हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह नहीं है। देखिए, जहाँ अच्छाई है वहाँ कहीं ना कहीं बुराई होगी, और जहाँ बुराई है वहाँ कहीं ना कहीं अच्छाई होती है। हम ये किसी को नहीं कह सकते कि वो पूर्ण रूप से गलत है, हम ये भी नहीं किसी को कह सकते कि पूर्ण रूप से वो सही है। उसके अंदर एक अच्छाई है तो बुराई निश्चित है कि कहीं ना कहीं होती है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। क्या आपने कभी प्रेम किया है? देखिए, प्रेम तो सबसे पहले मुझे प्रेम तो अपने देश से है, क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ। तो जो सिपाही होगा तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग अपने घर परिवार, सबसे प्रेम तो सबको रहता ही है, अपने घर परिवार और अपने जिंदगी में पत्नी बच्चे, हर किसी से आदमी प्रेम करता है। लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा सा स्थिति इसके उलट हो जाती है, क्योंकि हम लोगों के लिए पहले देश पहले होता है, जिम्मेदारी पहले होती है, कर्तव्य पहले होता है, उसके बाद सारी चीजें होती हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देश से पहले कुछ नहीं। बात कड़वी ही भले पर खोटी ना होगी, बात कड़वी ही भले पर खोटी ना होगी, नत हिमालय की कभी चोटी ना होगी, और भूख माना जिंदगी का सत्य कड़वा, मगर राष्ट्र से बढ़कर कभी रोटी ना होगी। उसके बाद माता पिता, भाई बहन या परिवार, बच्चे सब होते हैं। तो आपके नजरिए से प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम क्या है? मेरी जो अपनी धारणा है और जो मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से प्रेम का मतलब त्याग होता है, बलिदान होता है। कुछ प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती, समर्पण की इच्छा होती है। आप जितना समर्पित हो सके, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को सब जानते हैं और राधा रानी जी को भी सब जानते हैं, जैसा कि आप रोज राधे राधे कहते हैं हमसे शाश्वत जी। तो इन लोगों का प्रेम सार्थक प्रेम है। ये सार्थक किस लिए है, आपको मैं एक उसके माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके ऐसी संसार में कोई चीज नहीं है जो उनके वश में ना हो, जो वो ना कर सके। कहा भी जाता है कि सत्ता के बिना इतनी समर्थता के बाद भी
जी अगर इतनी समर्थता के बाद भी क्या वो चाहते तो राधा रानी जी को अपना नहीं सकते थे, राधा रानी जी के साथ विवाह नहीं कर सकते थे? क्यों वो इस तरह की मतलब ये स्थिति को झेलते रहे कि हमेशा अलग रहने की और बिछड़ने की और बार बार हृदय से मतलब राधा राधा करके, कितना भी वो लोग अलग रहे लेकिन उनके हृदय में हमेशा राधा रही। राधा रुक्मणी राधा भले ही जी उनकी पत्नी थी लेकिन हृदय में उनके राधा थी। तो प्रेम का मतलब ये किसी को पा लेना प्रेम नहीं है, किसी के लिए समर्पण, किसी के लिए प्रेम। प्रेम अपने लिए कुछ नहीं मांगता, प्रेम हमेशा देना जानता, लेना नहीं जानता। जी तो मेरे समझ में प्रेम यह है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए समर्पण रखिए, उसे पाने की इच्छा मत रखिए, उसको बांधिए मत चीजों में, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। मैंने देखा है कि आप पूरे पुलिस विभाग में प्रसिद्ध हैं, और प्रसिद्ध हैं आप इसलिए कि थोड़ा बहुत हम देखते हैं, हमने पूर्ण रूप से मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सहारे के अनुसार, नैया जैसे होता है ना कि तिनके का सहारा ढूंढती है, तो मैं तिनके को पकड़ करके वहां पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हाथ वगैरह भी देखते हैं, तो ये कितना सही है और कितना गलत है, एकदम सही बताइए, कैमरे के सामने आप हैं। जी मैं ये बताना चाहूंगा शाश्वत जी आपको कि फेमस होने वाली बात नहीं है, ना तो मैं मेरी कोई इच्छा है प्रसिद्धियां फेमस होने काफी की, ज्यादा है, यदि पुलिस और विभाग में आया तो- मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ। हाँ ये है, कुछ लोग थोड़ा लोगों का प्यार है जी जो अपने साथियों का, क्योंकि मेरा व्यवहार भी सबसे वैसा है, हम सबसे हंसमुख रहते हैं, सबसे हमारा हंसी खुशी का व्यवहार है, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं और ऐसे आदमी को पसंद भी ये लोग तुक्कड़ी करते भी हैं। बैठ जाती है कि दीवान जी हाँ। सबके दीवाने हैं। नहीं, ये तो कहने में है, शब्द का ये तो तोड़ मटोड़ है, वो तोड़ मोड़ के आप इसको जैसे हो बना लीजिए, लेकिन ये सही नहीं है। और रही बात उसकी कि हम हाथ देखते हैं वो देखते हैं, तो ये हाथ देखने वाली बात ये है कि थोड़ा बहुत जानकारी हाथ की रेखाओं की थोड़ा तो नहीं है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं है शाश्वत जी। तो थोड़ी जानकारी है, और मेरा क्या मानना है कि जितनी जानकारी है थोड़ा सटीक है, इसलिए मैं वो चीजें बता देता हूँ। जो मेरी जानकारी में नहीं है मैं किसी को बहकाता नहीं हूँ, फुसलाता नहीं हूँ, शायद इसलिए लोग मुझे लाइक करते हैं, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलता हूँ, ना किसी को झूठ बोलता हूँ। मेरी आदत है कि मैं सारी चीजों को एकदम परफेक्ट बोल देता हूँ सामने, सही एकदम सही चीज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं उसमें बिल्कुल भी झिझक मुझे नहीं है, अगर सही है तो बोलने में, लेकिन गलत चीज के लिए मैं आदमी को इधर उधर भटका नहीं सकता। इस समय में जो प्रेम प्रसंग है बहुत ज्यादा हाईलाइट चल रहा है, और आजकल की जो नई पीढ़ी है, नवयुवक जो है, अपने प्रेम में नशे काट ले रहे हैं, कूद करके जान दे दे रहे हैं। तो आपकी नजर से क्या यही प्यार है? इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा शाश्वत भाई जी कि ये जो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। जी प्यार आप करिए, जी आप अपने आप से प्यार करिए, अपने घर से प्यार करिए, अपने लोगों से प्यार करिए, या जिससे मोहब्बत करते हैं। मान लीजिए मनुष्य का जीवन लिए हैं, तो जो जन्म आपने मनुष्य का लिया है, तो प्यार और भावना के बिना तो आपका जीवन सार्थक होगा नहीं। प्यार के बिना तो किसी का जीवन सार्थक नहीं है, अधूरा रहता है। जी जी जब प्यार प्रेम होगा तभी आपका जीवन पूर्ण होता है। जी जी प्रेम आपने किया, मैं मानता हूँ कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, लड़के हैं सब, वो लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि देखिए उनकी उम्र का प्रेम में भी दो कंडीशन है। वो जिस चीज को प्रेम कहते हैं, पहले तो उसके लिए वो ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि वो प्रेम ही है कि कोई आकर्षण तो नहीं है, क्योंकि एक लिंग का दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंगों का आपस में आकर्षण होता है। क्योंकि कोई पुरुष है तो उसका स्त्री के प्रति आकर्षण होगा, ये स्वाभाविक सी चीज है, प्रकृति ने कुदरत ने बनाया है इसको। तो आकर्षण होना एक स्वाभाविक सी चीज है, लेकिन उसको हम क्या प्रेम का नाम दे देते हैं। जैसे अगर कोई पुरुष है, उसको किसी स्त्री से आकर्षण हुआ, उसने उसको प्रेम समझ लिया। जैसे आजकल के समय में है कि लड़के हैं और अपनी उम्र के, और ज्यादातर किशोर अवस्था के बच्चे हैं, 18 साल के कम के हैं, और कुछ वयस्क होने के बाद भी ये चीजें करते हैं लोग। तो मेरा मानना है प्रेम केवल एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और अगर बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप खाली प्रेम को बदनाम कर रहे हैं, प्रेम के नाम को मतलब आप दुनिया के सामने रौंद रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। आज की जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो अध्यात्म को छोड़ते हुए जा रही है, भगवान से बड़ी दूर, भक्ति भाव से दूर। और आज के समय में एक नई फिल्म निकली थी, मैं बुराई नहीं कर रहा, फिल्म देखना गलत बात नहीं है, लेकिन सैयारा फिल्म देख रहे हैं आप, अभी हमको लग रहा है जल्दी निकली थी, तो लोग जब जा रहे हैं उस फिल्म को देखने तो रो करके निकल आ रहे हैं, कोई लोट पो के रो रहा है, तो कोई इमोशनल हो जा रहा है। लेकिन हालांकि मैंने उस फिल्म को मैंने खुद देखा है, तो क्या ये सही है आज के समय में नई जनरेशन में कि एक जो बनी बनाई फिल्म है, जिसको हम लोग जानते हैं कि वो काल्पनिक है, लेकिन उसको देखने के बाद लोग रोना शुरू कर दे रहे हैं,
अपने माँ बाप के प्रेम के खातिर जो है कि ना आंसू एक टपकता है, ना भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा है। लेकिन ये सब चीजें क्या आपके हिसाब से कहीं ये बदलता हुआ भारत है या बिगड़ता हुआ भारत है? इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा शाश्वत जी जी। कि पहले तो सैयारा फ़िल्म तो नाम मैंने भी सुना लेकिन मैंने देखी नहीं क्योंकि जी। बहुत ज़्यादा मेरी इन सब चीज़ों में रुचि भी हाँ, नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ, जी। ना मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मेरे थोड़ा सोचने का नज़रिया अलग है। जी। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा प्रेम को लेके मेरी जो सोच है, हुँ, वो यही है हुँ, कि बच्चे जब मान लीजिए इस स्थिति में होते हैं, हाँ, तो पहले प्रेम को पहले तो एकदम श्योर हो जाएँ कि जो उनके साथ हो रहा है वो प्यार ही है हाँ, कि हाँ। कोई अट्रैक्शन है। और फिर अगर प्रेम है तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया है आपको कि प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है, बांधने की इच्छा नहीं होती, स्वतंत्र छोड़ने की इच्छा होती है। प्रेम को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, जी, प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती है। जी। तो जब अगर प्रेम में पाने की इच्छा नहीं हुई तो उसमें हाथ काटना, अपने आप को नष्ट कर देना, किसी दूसरे को खत्म कर देना, किसी को बता दूंगा, दिखा दूंगा या कर दूंगा, ये कमजोर लोगों की कमजोर चीज है। मैं मानता हूं कि जो स्वस्थ मानसिकता का आदमी होगा वो हर काम करेगा तो जिंदा दिली से करेगा, प्यार भी करेगा तो जिंदा दिली से करेगा जी। और अपना फर्ज भी निभाएगा तो जिंदा दिली से निभाएगा। मैंने सुना है आप तो गाना भी गुनगुनाते रहते हैं। 1-2 लाइन कोई हो तो गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हम तो कहते हैं इस बात को कि ठोकरों से मत घबराए इंसान, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं और बांसुरी की जिंदगी से सीख ले जिंदगी, जख्म हो सीने में फिर भी गुनगुनाना चाहिए। ये गाना तो नहीं था, एक कविता के 4 शब्द थे, 4 लाइनें थी, 2 लाइनें थी। ये कहने का ये मतलब है, ये मेरा युवाओं के प्रति वो था, एक संदेश था कि देखिए जिंदगी में समस्याएं सबके जिंदगी में आती हैं, प्रॉब्लम सबके जिंदगी में आती हैं, चुनौतियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएं, डूब जाएं, टूट जाएं, खत्म हो जाएं, सुसाइड कर लें या कोई और गलत रास्ता अपना लें या सही रास्ते से गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाएं या अपराध की दुनिया का रास्ता अपना ले। ये सरासर आपकी कमी है और आपके कमजोर होने को प्रदर्शित करता है। जी, अपराधी मानसिकता का जो व्यक्ति होता है या अपराधी, हमने आजकल देखिए फिल्मों में भी, जैसे आपने फिल्मों की भी बात की, सैयारा तो मैंने नहीं देखी, मैं नहीं जानता, लेकिन फिल्मों में, वेब सीरीज में आजकल आप देख रहे हैं, आजकल लड़कों के अंदर एक नया वो हुआ है कि गैंगस्टर बनने का एक जो हम बहुत सारी रील वगैरह पढ़ रही हैं। हाँ, रील्स वगैरह में वो गैंगस्टर को समझते हैं कि हम जो है कि बहुत पावरफुल हो गए हैं, गैंगस्टर को देख के उनके मन में होता है उनके जैसा बनने की, जी, जो आजकल भावना चल रही है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई गैंगस्टर, कोई बदमाश, कोई कितना भी बड़ा अपने आप को बाहुबली कहने वाला हो, उसे मैं बाहुबली नहीं मानता, क्योंकि किसी साधारण आदमी को, किसी बेकसूर आदमी को बिना किसी बात के, खाते हुए, सोते हुए, मान लिए लैट्रिन बाथरूम करते हुए या उस सिचुएशन में जिसे कि पता भी नहीं कि कोई मेरे पीछे है या दाएं बाएं, उस सिचुएशन में आप उसे गोली मार दें, आप उसकी हत्या कर दें, आप ये करके बाहुबली बन जाते हैं, बहुत बड़े डॉन अपने आप को समझते हैं, तो मैं मानता हूं आपसे कमजोर कोई नहीं है। जी, बिल्कुल सही। कमजोर पर आप अगर अपना प्रभाव जमा के अपने आप को बाहुबली और अपने आप को ताकतवर समझाने की कोशिश करते हैं तो ये गलत है और बड़ी खतरनाक चीज है समाज के लिए और युवाओं के लिए। मैं मानता हूं उनके भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक है, जो उनको बहुत गलत दिशा में ले जाएगी और हमारे भारत को ये चीजें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। जी, क्या आप पुलिस विभाग की नौकरी से संतुष्ट हैं? मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं जो नौकरी करता हूं तो मेरे नौकरी का मकसद केवल सैलरी या घर चलाना या ये सब नहीं है। मेरे नौकरी का मकसद इसमें मेरा भावनात्मक जुड़ाव भी है। आपकी विचारधारा से शादी करना चाहिए कि नहीं? जी, आपकी विचारधारा से शादी करना चाहिए कि नहीं? शादी बिल्कुल करनी चाहिए। अगर शादी आप नहीं करेंगे तो आपका जीवन तो अधूरा है जी। आपका जीवन तो सार्थक नहीं है, आप निरर्थक है जी रहे हैं। जैसे कोई भी जीव देखिए, तमाम जीव हैं, सारे काम आपकी तरह कर लेते हैं, वो सारे काम, जीव तो सारे काम करता है ना। जैसे मनुष्य है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है और जितने काम है सब जीव कर लेते हैं और जितने जानवर हैं वो भी करते हैं। मनुष्य क्यों अलग है उनसे? क्योंकि भगवान ने उसके लिए एक समाज बनाया है, उसे सोचने समझने की शक्ति दी है, उसे कुछ करने की, बनाने की, बिगाड़ने की शक्ति भी दी है, उसको नया दौर ला सकते हैं। जैसे युवाओं की बात हम कहें, हमारे युवा हैं, सोच समझ अगर उनकी अच्छी होगी, स्वस्थ मानसिकता होगी, वो एक नया दौर ला सकते हैं, भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं। और जो कि आप शादी की बात कह रहे हैं, तो
शादी जो है कि एक ही ऐसा संस्कार है जिसके बिना आपका जीवन जो है संस्कारित भी नहीं माना जाता। आप कहीं जाइए, किसी जगह रहिए, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो एक नज़रिए से आपको धार्मिक उससे भी देखिए तो आपको उस योग्य नहीं माना जाता। किसी आप शुभ काम में या किसी जगह आप अगर अकेले हैं, हर जगह देखिए कि अर्धांगिनी की आवश्यकता होती है। उसका अर्थ ही अर्धांगिनी, अपने शरीर का आधा हिस्सा। तो जो शरीर का आपका आधा हिस्सा होता है, कहने का मतलब कि आपकी पत्नी जो अर्धांगिनी होती है, आपके हर सुख दुख में सहयोग करती है। जैसे एक पहिया अकेले तो नहीं चल सकता, ना किसी गाड़ी को चला सकता है। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। कोई अपने आप को भले कितना समझे कि मैं इसमें समर्थ हूँ, मैं समर्थवान हूँ, मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ या इस चीज संपन्न हूँ या मेरा जीवन ऐसे चल जाएगा, तो ये मैं बता दूं कि आज नहीं कल उनको इस चीज का एहसास जरूर हो जाएगा कि अकेला पहिया गाड़ी नहीं खींच सकता। जी, जैसा कि आपने देखा कि भैया मैंने बताया कि वर्दी से साफ पता चल जा रहा है कौन सा विभाग है, और उसी के साथ साथ भैया की रुचि जो है अध्यात्म में बहुत ज्यादा है। तो अध्यात्म की तरफ एक प्रश्न मोड़ने का प्रयास करता हूँ। भगवान कौन है? क्या इंसान भगवान बन सकता है? देखिए, ईश्वर ईश्वर का अगर एक तरीके से कहें तो ईश्वर को कई रूपों में लोग पूछते हैं, मानने वाले अलग अलग हैं। कोई उसको सगुण रूप में पूछता है, कोई निर्गुण रूप में पूछता है, कोई आकार रूप में, कोई साकार रूप में, कोई निराकार रूप में। तो हर तरह के लोग हैं। ईश्वर तो एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जिसको आदमी जैसा महसूस करे। जो सगुण गुण वाला व्यक्ति, जिसको कि हम साकार रूप को मानने वाला, जो किसी जैसे मूर्त रूप की उपासना करता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे गणेश भगवान है, शंकर भगवान है, या मान लीजिए तमाम चीजें हैं, जितने तमाम देवी देवता हैं, हम लोग उनकी मूर्त रूप में उपासना करते हैं, उनको सगुण रूप में मानते हैं। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे शांति मिलती है, हमारी श्रद्धा है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि ईश्वर का रूप मूर्त ही है जी। ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, पूरे ब्रह्म है, पर ब्रह्म प्रवेश्वर है। उसको जो जिस रूप में देखता है भगवान उसको ऐसा दिखाते हैं, उसी रूप में दर्शन देते हैं। कहा भी जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी जिसकी भावना होती है, प्रभु उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। जैसे रसखान को प्रभु के बाल रूप के दर्शन करने थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बाल गोपाल के रूप में दर्शन दिए। जिसकी जैसी भावना रहती है कि हम लोग दीवान जी कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दीवान जी कहते कहते कहीं ऐसा ना हो कि भैया का नाम ही भूल करके हम दीवान जी कहने लग जाएं। तो अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा भैया कि आपके जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी, कभी ऐसा वक्त आया होगा, कभी ऐसा समय आया होगा जिस समय लगा होगा कि अब मेरा यही लास्ट है, न मैं इधर न उधर। क्योंकि हालांकि जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, जीवन मिला है तो सुख दुख दोनों का पहिया जो है बराबर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। यदि सुख आता है तो दुख आना ही आना है, यदि दुख आता है तो सुख तो मतलब निश्चित है कि मिलना है। तो आपके समय में कब ऐसा हुआ था? कभी ऐसा आपके जीवन काल में हुआ कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन रही हो, परेशान रहे हो, ऐसा आभास हुआ कभी? जी हमारे जीवन में ऐसा समय आ गया था कि उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि सिचुएशन एक बार ऐसी आ गई थी कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन आदमी हैं। उनका दिमाग और बिजनेस माइंड है। तो हमारे घर के और लोग भी जैसे रहे घर में, तो नौकरी करने वाला कोई नहीं रहा, सब बिजनेस करने वाले लोग रहे। एक हमारे अंदर ही एक अलग जगह कि हम नौकरी करें, वो भी पुलिस की नौकरी करें, वर्दी की नौकरी करें, देश के लिए वो करें। थोड़ा सा हमारा भी काफी इसके प्रति हमारी रुचि भी थी, और काफी हमारा इसमें इंटरेस्ट था कि नहीं, हम नौकरी करेंगे तो सिर्फ वर्दी की नौकरी करेंगे। इसके लिए हमने तैयारी शुरू की। तो तैयारी शुरू की तो जैसे आम बात है कि लोग तैयारी शुरू करते हैं, और लड़के भी हैं, नए लड़के हैं, तैयारी अगर शुरू करते हैं, नई नई उम्र है, उसमें चीज़ें जो है कि सारी अनुभव में आने में समय लगता है। तो नई चीज़ें होती हैं अभी सीखने में। कई जगह आप जाएंगे तो कहीं किसी टेस्ट में फेल होंगे, कहीं किसी टेस्ट में, क्योंकि ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है ना। हर तरह से इम्तिहान ज़िंदगी लेती है। जब आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होंगे, उस चीज़ के योग्य नहीं होंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। तो आपको उसके योग्य होना पड़ता है। तो अपने को जलाना पड़ता है, जलना पड़ता है, उस स्थिति में से निकलना पड़ता है। अपने आप को जैसे कहते हैं ना
कि जितना आग में जलता है उतना है निखरता है सोना। उतना तो वो ही। हाँ, तो ये शरीर भी उसी तरह है, इसको आप जितना जलाएंगे, आपकी उम्र है उतना ही ये निखरेगा, सोने की तरह चमकेगा। कोई शायरी डेडिकेट करना चाहते हो? ऐसा लगता हो कि बहुत घावदार जोखिम है, क्योंकि जानते हैं ना कि जो पिन होती है देखने में छोटी सी लगती है, हालांकि लगता है कि मेरा घाव सामने वाले की घाव से ज्यादा है। हर किसी को ऐसा आभास होता है कि मेरा दुख सामने वाले से ज्यादा है। तो आप कोई ऐसी शायरी डेडिकेट करिए जैसे लगे कि सबका दुख बराबर है, या फिर जो आपका दुख है उससे ज्यादा है। ऐसा कुछ कुछ। देखिए, दर्द के और दुख के बारे में तो हम क्या बताएं, स्थिति तो हम भी उस चीज को फेस कर चुके हैं। और हम उस समय इतने मजबूर हो गए थे कि दिल अमीर और मुकद्दर गरीब था, ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच चुके थे कि दिल अमीर और मुकद्दर गरीब था, और मिलकर बिछड़ना ही शायद नसीब था, और हम चाह कर भी कुछ ना कर सके, घर जलता रहा और समंदर भी करीब था। वाह वाह वाह। तो कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है। मेरी मेरी सिचुएशन इसलिए हुई कि पिताजी से विचारों का विरोधाभास था, आपस में परस्पर विचारों का टकराव हुआ, उससे हम लोगों के रास्ते अलग हो गए। पिताजी ने सोचा कि मेरा लड़का जो नालायक हो गया है, मेरा लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको नौकरी चाकरी मिलनी नहीं है, क्योंकि जैसे अमूमन धारणा आम आदमी के अंदर ये होती है कि नौकरी बिना सोर्स के, बिना उसके मिलती नहीं है, और ऐसे आदमी प्रयास कर रहा है तो अपना समय बर्बाद कर रहा है, इतना समय किसी और काम में लगाता तो सक्सेस होता, सफल होता, बिजनेस में देता तो कुछ बनता, ऐसे ये आदमी बर्बाद हो जाएगा, अपना समय भी खत्म कर देगा, ना इधर से कुछ बन पाएगा ना उधर से कुछ बन पाएगा। जो आम आदमी की सोच होती है वैसे ही हमारे पिताजी की भी सोच थी। कम पढ़े थे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस में दुनियादारी देखे थे, वो भी शायद हो सकता है अपनी जगह सही होंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सारे दुख देखे थे। मेरी उम्र तो बहुत कम थी, 17-18 साल उम्र थी, और मैं तो नहीं जानता था उस समय ये सारी चीजें। मुझे तो यही लगता था कि मेरे पिताजी कितने बुरे हैं, मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो भी मेरे जीवन की एक चुनौती थी, चैलेंज थी, भगवान के द्वारा मुझे मार्ग दिखाना था, या भगवान के द्वारा मेरी परीक्षा लेनी थी, चुनौती थी हमारे सामने, मुझे इस लायक बनाना था कि मैं इस पद के लायक बन पाता। इसलिए शायद वो सिचुएशन मेरे सामने ईश्वर के द्वारा दी जा रही थी, या एक कहने का मतलब भगवान के द्वारा ऐसा एक संदेश दिया जा रहा था, या एक ऐसा लेसन दिया जा रहा था कि जिससे कि हम समझ पाए कि कोई चीज जो है जब तक आप उसके लायक नहीं होंगे तब तक वो आपको नहीं मिलेगी। तो उस समय तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि पिता से विचारों का टकराव होने की वजह से, आपस में ना बनने की वजह से, पिताजी ने हर चीज से मुझे बायकॉट कर दिया। कहा घर से भी निकल जाओ, जाओ अपने तरह से देख लो सब कुछ, अपना देखो करो जो करना है, घर में इस तरह से नहीं, घर कोई गुरुद्वारे का लंगर नहीं है कि तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाए। यहाँ हर चीज मेहनत से मिलती है, मेहनत करो तब खाने को मिलेगा, मेहनत करो तो हर चीज मिलेगी। तो जब आपका रिजल्ट आया तो उसके बाद पिताजी से आपसे बात हुई? हाँ, इसके लिए भी ये हुआ कि जब वो स्थिति मेरी हुई पिताजी से, जब पिताजी ने कहा कि आप अपना जाइए, जहाँ मर्जी करिए, आप जैसे सरवाइव कीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उस समय मैं 17 साल की उम्र में मेरे सामने वो स्थिति आ गई थी जो मैंने आपसे बताया था कि दिल अमीर और मुकद्दर गरीब था। क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मन कर रहा था कि बताइए मैंने कौन सा पाप कर दिया पैदा होके कि मुझे ये सजा दी जा रही है। और दिमाग में मेरे एक बात और थी कि बताइए कितने नालायक बच्चे हैं, 30 साल 40 साल के हो जा रहे हैं, फिर भी माँ बाप उनका सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, और मैं 17 साल की उम्र में बोझ हो गया। ये चीजें इतना मुझे उस स्थिति में ले गई थी, उस डार्क जोन में ले गई थी कि मन पर ये था कि सुसाइडिंग थॉट घूमने लग गए थे, मतलब नेगेटिव एनर्जी असर करने लग गई थी, जैसे दिमाग में नेगेटिव चीजें घूमने लग गई थी कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, ऐसा जीवन होने से अच्छा मर जाना बढ़िया है, ये है वो है, तमाम तरह की चीजें दिमाग में घूमने लग गई थी। और मुझे लगा कि इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद रोशनी होती है, तो ऐसा ही समय आया। फिर मैं वहां से अपने नानी के यहाँ गया, मैं अपने नानी नाना के यहाँ रहा। गांव में जाके स्थितियां एकदम विपरीत थी, एकदम उल्टी थी। जहां वहां पर सब सुविधाएं थी, यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उसमें संघर्ष किया। एक टाइम बिना खाए मैं पढ़ने जाता था, क्योंकि सुबह कोचिंग हुआ करती थी हमारी तैयारी के लिए। मैं घर से 10 किलोमीटर दूर, साधन भी नहीं होते थे, तो साइकिल, एक मामा की पुरानी साइकिल थी, उससे जाया करता था। 10 किलोमीटर दूर जाके मैं पढ़ता था, तैयारी करता था, और एक टाइम बिना खाए जाता था, आता था। कहने का मतलब कि बहुत कमजोर भी शरीर भी हो गया था, रंग भी सांवला एकदम हो गया था। गांव वाले भी हंसा हंसा करते थे,
भाई ये तो आजकल तो जान रहे हैं कि हर जगह समाज में ये चीजें हैं कि जब कोई संघर्ष करता है, संघर्ष का चेहरा थोड़ा सा खराब होता है। संघर्ष का चेहरा जो होता है खराब होता है, स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आदमी संघर्ष में झुलस के काला हो जाता है, कोयला हो जाता है। वो स्थिति मेरी भी हो गई थी, तो मुझ पर भी लोगों ने हंसा, सबके साथ होता है, लेकिन जहां लोग हंसे वहीं आप बसे। ये भी मैं कहना चाहूंगा सबसे कि जहां लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, जहां लोगों ने आपकी निंदा शुरू कर दी, आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल सही जा रहे आपने हैं। कोशिश किया, और मैंने कामयाबी फिर ने आपके कोशिश कदम किया, चूम लिए। ईश्वर पर मैंने भरोसा किया और मैंने प्रयास किया, तो मैं सफल भी हुआ। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन 2011 में पुलिस में सिपाही पद पे हुआ। जैसा कि आपने देखा, भैया की कहानी बड़ी दर्दनाक थी। ये जो वर्दी होती है ना, हमें और आपको देखने में बड़ी आसान लगती है। ऐसा लगता है कि इस वर्दी के पीछे कोई बुरा व्यक्ति बैठा है, कोई खतरनाक इंसान है, कोई गलत आदमी है। लेकिन इस वर्दी के पीछे कितना पसीना बहा हुआ है, इस वर्दी के पीछे कितनी मजबूरियों से बांध करके आदमी बाहर निकलता है, इस वर्दी के पीछे कितनी जिम्मेदारियां बंधी रहती हैं, घर से लेकर के उस ऑफिस तक जिस ऑफिस पे आपकी मदद करने के लिए तत्पे 24 घंटा तैयार रहती है पुलिस। और उस पुलिस की यदि हम बात करें, जो कि एक कॉल आपकी सुनते ही गलत हो या सही हो ये पता नहीं करती, लेकिन तुरंत उस तत्काल मौके पे जाके उस मामले को सलटाने का काम करती है, वो होती है पुलिस, वो होती है वर्दीधारी पुलिस। तो इस वर्दी के पीछे यूं ही आप हल्के में ले लेते हैं कि वर्दी वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। वो तो अपनी अपनी मानसिकता है, वो तो अपनी अपनी धारणा है, वो तो अपनी अपनी सोच है। लेकिन इस वर्दी के पीछे कितनी मेहनत है, यदि आप उस एक बार उस एक नजरिए से देख लेंगे ना, तो आपके रोंगटे यदि नहीं खड़े हो गए तो फिर एक बार देखिएगा कि ये वर्दी पहनना इतना आसान नहीं। एक तरीके से कहा जाए कि अपनी खाल उधेड़ दी जाती है इस वर्दी को पहनने के लिए, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि दीवान जी हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे और बातचीत में अपने सारे परिस्थितियों को आपने बताया किस तरीके से विपरीत थी। आप जिस वक्त 17 वर्ष की अवस्था में थे, घर से लेकर और बाहर तक की स्थितियां आपने बताई। उसी के साथ साथ चलते हैं कि जैसे पिताजी की आपकी कंप्लेन ये थी, आपने जैसा बताया कि निठल्ला है और बाकी सारे ये बहुत सारे ऐसे शब्द थे। तो क्या आप जैसे आजकल के नवयुवक हैं, उस समय लड़कियों के पीछे दौड़ना भागना इन सब सारी चीजों में भी सम्मिलित थे आपकी, ऐसे बस घूमने फिरने में सम्मिलित थे केवल? नहीं शाश्वत जी, हमारे साथ क्या है कि हमें इसके लिए थोड़ा सा समय नहीं मिला। समय में बहुत समय लग गया, क्योंकि जब उस समय जिंदगी ऐसे दो राहे पर खड़ी थी कि जहां पर सरवाइव करना था, या तो एक तरफ खत्म हो जाना था या तो सरवाइव करना था। उस स्थिति में और कोई चीज दिमाग में नहीं थी। उस समय ये था कि इस जिंदगी में सरवाइव करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं उन लोगों को दिखाना है, समय बदल के दिखाना है, अपनी किस्मत को पलट के दिखाना है। जो जिन्होंने मेरी किस्मत ये मान ली है कि इसकी किस्मत इसी तरह है, इसी तरह झक मारेगा, इसी तरह मतलब भटकेगा इधर उधर और इसी तरह मतलब संघर्षों में आपने पूरा जीवन अपना व्यतीत किया है। और आगे चलते हैं, सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? सबसे पहली हमारी पोस्टिंग हुई थी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। फिर वहां से आपका सफर कहाँ अगला रहा? प्रतापगढ़ में मैं वहीं ट्रेनिंग भी हमारी हुई। हाँ। और 1 साल मैं प्रतापगढ़ के फतनपुर थाने पर रहा। जी। बहुत अच्छा समय बीता, अंडर ट्रेनिंग भी पीरियड था, बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला। फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई बनारस, और बनारस चले गए, ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर हो गया था क्योंकि उस समय एक आदेश जो सरकार का आया था कि जिसमें बॉर्डर हटा दिया गया था, बॉर्डर स्कीम हट गई थी। तो उसमें क्या है कि सभी लोग अपने अपने बॉर्डर जनपदों में चले गए, तो उसमें हम भी चले गए। जैसे कि मेरा गृह जनपद चंदौली पड़ता है, तो मेरे सबसे नजदीक में वही बनारस था। तो बनारस चले गए और वहां पर हम जाके डीआईजी बनारस साहब के यहाँ उस समय टीएपी में टेलीफोन ड्यूटी करने लगे। तो जितने लोग डीआईजी साहब रहे, सबसे पहले तो मैं जिनके समय में गया, श्री सतीश गणेश जी, श्री सतीश गणेश जी, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वभाव और बहुत ज्यादा आकर्षक उनका तरीका था बातचीत का। बहुत कुछ सीखने लायक, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद एसके भगत जी, काफी ऐसी पर्सनालिटियां, मतलब ऐसा व्यक्तित्व हमारे जीवन में आए जिनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। उन लोगों ने बहुत जगह मार्गदर्शन भी किया मेरा, बहुत कुछ चीजें भी सिखाई, और उनकी वजह से मैं आज कुछ अपने आप को समझता हूँ कि मैं विभाग के कुछ लायक हो चुका हूँ या कुछ जानकारी हुई है हमें। काफी रोल उसमें
ये सतीश गणेश साहब का जी, था। जैसे कि नई जो भर्तियां हुई हैं अभी तत्काल में और ट्रेनिंग चल रही है, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कई बच्चे जो हैं भाग रहे हैं, कई लोग, तो ये जो नई भर्तियां होने वाली इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा निर्देश हो, कोई ऐसी सूचना हो जो पहुंचाना चाहते हैं? देखिए जो ये नई भर्तियां हुई हैं, ये बच्चे हैं, आज की जनरेशन में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनती हैं, पढ़ने में भी ठीक है, नौकरी भी मिल जा रही है। नौकरी आजकल तो कहेंगे कि आसान हो गई है, इसलिए आसान हो गई है कि इतना संघर्ष का जीवन बच्चों का नहीं रह गया है, सब चीज़ें अवेलेबल हो जा रही है। बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं कि जो एक टाइम भूखा रह के या मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, नहीं तो लगभग हर माता पिता चाहे भले जिस स्थिति में अपने बच्चे को अच्छा ही माहौल दे रहा है, अपने कम खाए अपने कम पहने, लेकिन बच्चे को स्थिति दे रहा है कि वो आगे बढ़े, अपने भविष्य में अच्छा कर पाए, जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे, हर माँ बाप की सोच होती है। तो लेकिन जो ये जनरेशन है, ये इस जनरेशन के अंदर डिप्रेशन ज्यादा है, ये जनरेशन तनाव नहीं झेल पा रही है, डिप्रेशन नहीं झेल पा रही है, थोड़ा सा तनाव आते ही ये लोग सुसाइडिंग थॉट इनके दिमाग में आने लगते हैं, सुसाइड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जीवन को खत्म करने की धारणा इनके अंदर चलने लगती है। चाहे थोड़ा से प्रेम में, आकर्षण में कहीं से धोखा मिल गया, चाहे किसी चीज में इनको थोड़ी सी बात बुरी लग गई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बड़े हैं उन्होंने किसी बात पे डांट दिया या कुछ कह दिया, तो ये लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि ये लोग गलत कदम उठा ले रहे हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं या जीवन लीला समाप्त कर दे रहे हैं अपनी, जो ये बड़ी कमजोर मानसिकता को दर्शाता है। तो आज के बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी चाहे जिस रैंक पे तैयारी कर रहा हो, जिस लिए कर रहा हो, अगर वो अपने जीवन के संघर्षों को नहीं झेल सकता, जीवन के तनाव को नहीं झेल सकता, डिप्रेशन को नहीं झेल सकता, तो वो किसी भी पद पर हो जाए, मान लीजिए सफलता तो आपको मिल ही जाएगी, मान लीजिए आप पढ़ने में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, आपकी असली योग्यता वो नहीं है कि आप पढ़ लिख के किसी पद पर हो गए। योग्यता ये है कि जब आप उस पद पे बने रहें, आप वहां के सारे चैलेंज, सारी चुनौतियों को आप स्वीकार कर पाए और उस सारी चुनौतियों का आप सामना कर पाए डट कर, तब आपको सफल माना जाएगा। सफल एग्जाम निकाल लेना या किसी सिस्टम में या विभाग में शामिल हो जाना, उससे आपकी सफलता नहीं है, सफलता तो असली संघर्ष से है, जब आप संघर्षों से जूझते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ठोकरों से मत घबराएं, इंसान ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, और बांसुरी की जिंदगी से सीख ले जिंदगी, जख्म हो सीने में फिर भी गुनगुनाना चाहिए। तो जिंदगी में कितना भी संघर्ष हो, लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ना ही जीवन है। जिसने हथियार डाल दिए वो खत्म। हाँ, कभी भी जिंदगी में हथियार नहीं डालना चाहिए आपको, कहीं भी आपको डाउन नहीं होना चाहिए, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन आपके अंदर अगर जिद है तो फलक को आदत है, कहता भी हूं मैं कई बार कि फलक को आदत है मुझ पे बिजलियां गिराने की, फलक को तो आदत है मुझ पर बिजलियां गिराने की, मगर मेरी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। जब ये आपके अंदर कामना होगी, ये आपके अंदर चीजें होंगी, इतना आपके अंदर जोश जुनून होगा, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी मुसीबत, कितनी भी बड़ी तकलीफ, कोई भी चैलेंज, कोई चुनौती आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। लेकिन बस आप मजबूत मानसिकता के बनिए, जिंदा दिल आदमी बनिए, और जो है मानसिक रूप से मजबूत रहिए हमेशा। जाते जाते एक प्रश्न ये भी है कि बहुत पहले से ये चीजें कहती आती हैं कि पुलिस की ना दोस्ती सही होती है ना दुश्मनी सही होती है। नहीं, ये क्या है, ये सही क्या है इसमें? नहीं, ये सरासर गलत है। अब ये पहले के जमाने में जो भी कहते रहे लोग, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पहले अधिकारी भी अंग्रेज होते थे, हम पर शासक भी वही होते थे, हम लोग उनके गुलाम थे, तो हमारे साथ दोहरा रवैया वो अपनाते थे। जैसे कि आपने सुना भी होगा पहले, या कभी इतिहास में पढ़े होंगे तो जाने भी होंगे, फिल्मों में भी आजकल देखने को मिल जाता है कि गोरे सिपाहियों के साथ अलग सिस्टम था, उनको ज्यादा तनख्वाह भी मिलती थी, उनकी फैसिलिटीज भी अलग थी, और जो ये हमारे भारत के जो सिपाही थे, मतलब देसी लोग थे, इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, बड़ा मतलब उस तरह का व्यवहार किया जाता था, इनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, इनको हर तरह से उपेक्षित किया जाता था। तो ये स्थिति उस समय थी, और उस समय जो कि मानसिकता वही थी, उस तरह के लोग शासन करने वाले थे, उस तरह की मेंटेलिटी थी, तो उस समय शोषण था, हर तरफ अत्याचार था। लेकिन आज की व्यवस्था ये नहीं है, आज हम बिल्कुल विपरीत नए युग में हैं, और आज के समय हमारे ही लोग हमारे साथ हैं, जो भी जिस पद पे बैठे हमारे भाई हैं, हमारे ही घर के लोग हैं, और वो हमारे ही जैसे हैं। तो मुझे जनता से भी एक अनुरोध यही रहेगा कि कुछ कमियों को नजरअंदाज भी कर देना चाहिए कि भाई
इंसान है, इंसान तो गलतियां करता ही है। जी। अगर गलतियां ना करता तो कब का भगवान बन जाता। जी, कब का भगवान बन जाए। हमारी कड़ी समाप्त की तरफ चलते चलते आपको मऊ में आके कैसा लगा? मऊ में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जनपद बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के लोग हैं, खुशदिल हैं, हंस मिजाज हैं, अच्छे लोग हैं जो कि मिलनसार लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ मुझे एक भी बार ये ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर किसी दूसरे जनपद में रह रहा हूँ। इतना हंसी खुशी वाला माहौल मिला, इतना अच्छा रवैया है लोगों का। मऊ में सबसे ज्यादा अत्यधिक किसके साथ आप घूमना पसंद करते हैं? कोई मित्र होगा? हाँ, मऊ में ऐसे तो ले एक सकते हैं, मित्र नाम बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। ऐसे ऐसे तो हमारे साथ में हमारे साथी हैं विक्रम, उनके साथ हम कई बार घूमे फिरे। वो भी 2019 बैच के सिपाही हैं। और दूसरे आप शाश्वत जी हैं, अरे उनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत हम अच्छा महसूस करते हैं और मानते हैं कि शायद किसी जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है कि अरे आप जैसे मित्रों का साथ मिला है, अच्छा डायरेक्शन मिला है, अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं। ये हम आपका लोग अच्छा बड़प्पन है कुछ भैया करने की कि कोशिश करते वाकई। हैं। नहीं तो ये बताइए, आज के समय में आदमी काम करते समय भी आपको यदि समय दे रहा है, अपने खाली समय में थोड़ा सा भी समय खाली होता है, तो आजकल किसी के पास आप बैठेंगे तो कहता है कि हमारे पास भाई टाइम नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ी चीज है तो किसी के पास वक्त नहीं है, टाइम ही नहीं है आपके साथ बैठ के बात करने के लिए। कोई कह दो कि किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के बात करना है तो उसके पास समय ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है मोबाइल। मोबाइल आपके पास है तो सारी चीजें हैं। तो ये भैया का बड़कपन है कि ये भैया हमारी तारीफ कर रहे हैं। भैया खुद ही स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, कोमल स्वभाव के हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यदि बता दूं तो चुलबुली स्वभाव जो मैं कह दूं तो वो कम नहीं होगा। और हंसते रहते हैं, हंसते मिजाजी हैं। आपको यदि इस पॉडकास्ट के दौरान कोई ऐसी बातें अच्छी लगी होंगी तो उसको आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। यदि कोई बातें बुरी लगी होंगी ना तो उसको दवा समझ के आप पी जाइएगा, क्योंकि दवा कड़वी होती है लेकिन फायदेदार होती है। ठीक है। उसी के साथ साथ भैया जाते जाते अपने दो शब्दों से कुछ हमारे मऊ जिले के लिए बताते जाएं, निर्देश करते जाएं या फिर सूचना देते जाएं। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस पर भरोसा रखें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो हमेशा आपके साथ है, 24 घंटे हम सेवा में हैं और आपको अच्छे रिजल्ट ही हम देंगे। सबसे जल्दी रिस्पांस देना भी हमारी 112 नंबर, आपने अक्सर देखा होगा कि जिसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई वो नहीं है, आप एक एक कॉल कर दें, उस पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत वहां जाके मामले को देख लेते हैं, किसी बड़ी घटना को होने से रोक लेते हैं। तो इसे मैं अपने विभाग की कामयाबी कहूँगा, इसे एक अच्छा फैसला कहूँगा। और हमारे विभाग के लोग बराबर लगे भी रहते हैं, सुख में दुख में, आपके तर त्योहारों में, सब में अपना सुख छोड़कर आपकी खुशी के लिए कि आपका त्यौहार खराब ना हो, आपका त्यौहार अच्छे से बीते, उसके लिए हम लोग अपना त्यौहार खराब करते हैं। तो कम से कम बस इतनी सी उम्मीद आपसे करते हैं कि बस थोड़ा सा, हम भी इंसान हैं, हमें भी थोड़ा सा प्रेम चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस मुस्कुरा के हमसे मिल लीजिए, मुस्कुरा के हमसे बात करिए, हम पर नाराज ना होइए। गलतियां हमसे भी हो जाती है भैया, हम भी इंसान हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा भैया के साथ। और सच में बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। हालांकि बातचीत तो लगातार होती भी रहेगी, इसके बाद भी अगर किसी दिन हम लोगों को समय मिला तो उसके उपरांत भी कोई ऐसा टॉपिक मिला तो भैया से बातचीत रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। और शाश्वत मिश्रा के साथ हम हमारे बड़े भैया, जो कि मैं जल्दी नाम नहीं लेना चाहता, बड़े हैं तो इस वजह से, और हम लोग दीवान जी के नाम से संबोधित करते हैं, बड़े भैया के नाम से संबोधित करते हैं। जो हमारे मुखारबिन से अचानक से तुरंत तत्काल स्थिति में निकल जाता है, उस नाम से हम भैया को संबोधित करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि नाम लेना उचित रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।